सबसे पहला टर्म है टैक्स शेल्टर। टैक्स शेल्टर क्या होता है? अगर बहुत सिंपल लैंग्वेज बोलें तो टैक्स को मिनिमाइज करने की स्ट्रेटजी, टैक्स को कम से कम करने की स्ट्रेटजी। लेकिन इसमें कुछ भी इलीगल नहीं है, सब कुछ लीगल तौर पे किया जा रहा है। बेसिकली सरकार ने ऑलरेडी जो आपको छूट दी हुई है, जो सरकार ने एग्जेम्पशंस दिए हुए हैं, जो सरकार ने कंसेशंस दिए हुए हैं, आप उनको यूटिलाइज करके, आप उनको यूज करके अपने टैक्स को मिनिमाइज कर रहे हो। इसी स्ट्रेटजी को कहा जाता है टैक्स शेल्टर। इसमें कुछ भी इलीगल नहीं है। लीगल तौर पे सरकार की तरफ से जो भी एग्जेम्पशंस मिले हुए हैं, जो भी कंसेशंस मिले हुए हैं, या आप अपना इन्वेस्टमेंट कुछ इस तरीके से कर रहे हो कि आपका जो ओवरऑल टैक्स है वो मिनिमाइज हो रहा है, वो कम हो रहा है, तो इस स्ट्रेटजी को कहा जाता है टैक्स शेल्टर। दूसरा टर्म है कमोडिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। कमोडिटीज के ट्रेड के ऊपर, कमोडिटीज जैसे गोल्ड वगैरह के ट्रेड के ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है उसको बुलाया जाता है कमोडिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। इस कमोडिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया 2008-9 के बजट में। बहुत सिंपल, एक एक लाइन में चीजों को याद रखो। पहला टर्म है टैक्स शेल्टर। लीगल तौर पे टैक्स को मिनिमाइज करने की स्ट्रेटजी को कहा जाता है टैक्स शेल्टर। दूसरा टर्म है कमोडिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। कमोडिटीज के ट्रेड के ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है उसको बुलाते हैं कमोडिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। इसको इंट्रोड्यूस किया गया 2008-9 के बजट में। तीसरा टर्म है एंजल टैक्स। अनलिस्टेड कंपनीज जब अपने लिए कैपिटल को रेज करती हैं, पैसे को रेज करती हैं, तो उस पर जो टैक्स लगाया जाता है उसको बुलाते हैं एंजल टैक्स। अनलिस्टेड कंपनीज जब अपने लिए कैपिटल को रेज करती हैं, अपने लिए पैसे को रेज करती हैं, तो उस कैपिटल के ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है उसको बुलाते हैं एंजल टैक्स। और इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 2012 में। कब इंट्रोड्यूस किया गया था? 2012 में इंट्रोड्यूस किया गया था। अब एक सवाल आता है कि अनलिस्टेड कंपनीज क्या होती हैं? देखो, एक होती हैं लिस्टेड कंपनीज। लिस्टेड कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जिनका शेयर या तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है या NSE पे लिस्टेड है। अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो वो कंपनीज जिनका शेयर स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होता है उनको बुलाया जाता है लिस्टेड कंपनीज, और जिनका शेयर स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं होता है उनको बुलाया जाता है अनलिस्टेड कंपनीज। और ये अनलिस्टेड कंपनीज जब अपने लिए कैपिटल को रेज करती हैं तो उस कैपिटल के ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है उसको बुलाया जाता है एंजल टैक्स। इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 2012 में। चौथा टर्म है कैपिटल गेन्स टैक्स। कैपिटल एसेट्स को जब आप बेचते हो, कैपिटल एसेट्स को जब आप बेचते हो तो उसके ऊपर जो प्रॉफिट होता है, जो फायदा होता है, उस प्रॉफिट के ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है उसको बुलाया जाता है कैपिटल गेन्स टैक्स। कैपिटल एसेट्स जैसे आपके पास कोई लैंड है, कोई बिल्डिंग वगैरह है, कोई प्रॉपर्टी है, उसको जब आप बेचते हो तो जो फायदा आपको होता है उस फायदे के ऊपर लगाया जाता है कैपिटल गेन्स टैक्स को। और ये जो कैपिटल गेन्स टैक्स है ये शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, ये लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। लॉन्ग टर्म कब होगा? अगर आपके पास में ऐसी लिस्टेड फाइनेंशियल एसेट्स हैं जो कि 1 साल से ज़्यादा से आपके पास में हैं तो उनके ऊपर लगेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स। या फिर आपके पास कोई भी अनलिस्टेड एसेट्स हैं, अगर 2 साल से ज़्यादा से आपके पास में वो हैं, उसके बाद अगर आप उनको बेच रहे हो तो जो भी प्रॉफिट होगा उस पर भी क्या लगेगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स। और बाकी सब पे लगेगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स। बहुत सिंपल, कैपिटल एसेट्स को जब आप बेचते हो तो उसके प्रॉफिट पर जो टैक्स लगाया जाता है उसको बुलाते हैं कैपिटल गेन्स टैक्स। और लास्ट टर्म है ग्रैंडफादरिंग क्लॉज। ग्रैंडफादरिंग क्लॉज का मतलब क्या है? कोई लॉ है, उसमें कोई नई पॉलिसी, कोई नया क्लॉज ऐड किया गया, लेकिन इस पॉलिसी से, इस क्लॉज से कुछ लोगों को रिलीव कर दिया गया, कुछ लोगों को छूट दे दी गई। ये जो कुछ लोग हैं जिनको छूट दी गई उनको बोला गया कि आपको इस नए क्लॉज के हिसाब से काम करने की ज़रूरत नहीं है, आप पुराने ओल्ड लॉ के हिसाब से ही काम करते रहो। इसको बुलाया जाता है ग्रैंडफादरिंग क्लॉज। जैसे इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है आधार पैन लिंक। आधार और पैन सबको लिंक करवाना है, लेकिन जो 80+ लोग हैं उनको छूट है, वो अगर चाहें तो आधार और पैन को ना लिंक करवाएं। ये जो लॉ में चेंज किया गया लेकिन कुछ लोगों को रिलीव कर दिया गया, इसी को बुलाया जाता है ग्रैंडफादरिंग क्लॉज। 5 टर्म्स, बहुत सिंपल। पहला टर्म टैक्स शेल्टर, लीगल तौर पे टैक्स को मिनिमाइज करने की स्ट्रेटजी।
दूसरा टर्म कमोडिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, कमोडिटीज के ट्रेड के ऊपर जो टैक्स लगता है उसको बुलाया जाता है कमोडिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। कब इंट्रोड्यूस किया गया? 2008-9 के बजट में इंट्रोड्यूस किया गया। तीसरा टर्म एंजल टैक्स, अनलिस्टेड कंपनीज जब अपने लिए कैपिटल को रेज करती हैं, पैसे को रेज करती हैं, तो उसके ऊपर लगाया जाता है एंजल टैक्स। कब इंट्रोड्यूस किया गया? 2012 में इंट्रोड्यूस किया गया। चौथा टर्म है कैपिटल गेन्स टैक्स, कैपिटल एसेट्स के सेल के ऊपर जो प्रॉफिट होता है आपको, उस प्रॉफिट पे लगाया जाता है कैपिटल गेन्स टैक्स। और पांचवा टर्म है ग्रैंडफादरिंग क्लॉज, जब किसी लॉ में कोई नई पॉलिसी ऐड की जाए, कोई नया क्लॉज ऐड किया जाए, लेकिन उस क्लॉज से कुछ लोगों को रिलीव कर दिया जाए, छूट दे दी जाए, तो इसी को बुलाया जाता है ग्रैंडफादरिंग क्लॉज। और ये टैक्सेशन से रिलेटेड सारे टर्म्स खत्म हो गए। कुछ अपन ने पिछले सेशन में पढ़े थे और 5 इस सेशन में पढ़ लिए। एक पेज लो, उसमें छोटा छोटा शॉर्ट में नोट्स बनाओ और इन सारे टर्म्स को लिखो, 2-4 बार रिवाइज करो, इनको दिमाग में बिठाओ। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है ये। फिर सवाल आता है व्हाट इज अ गुड टैक्स सिस्टम। देखो, कोई भी अच्छा टैक्स का सिस्टम वो 5 कंडीशंस को अगर मीट करता है तो वो अच्छा टैक्स का सिस्टम है। एक तो फेयरनेस, कि मतलब सबके ऊपर फेयर शेयर ऑफ बर्डन होना चाहिए। जो अमीर आदमी है उसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा बर्डन होना चाहिए, जो गरीब आदमी है उसके ऊपर थोड़ा कम बर्डन होना चाहिए। मतलब टैक्स का सिस्टम कुछ इस तरीके से तैयार किया जाए कि वो सबके लिए फेयर हो। दूसरा, एडुकेट हो, एडुकेसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सरकार हद से ज़्यादा लूट रही है, या ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि सरकार को लॉस हो रहा है। एक एडुकेट सिस्टम होना चाहिए, ऐसा रेट होना चाहिए जो कि सिटीजन देने के लिए तैयार हो। तो एक चीज़ तो क्या होनी चाहिए? फेयर होना चाहिए सिस्टम। दूसरा, एडुकेट होना चाहिए सिस्टम। तीसरा, सिंपल होना चाहिए सिस्टम, इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए। भाई, जो लिखा गया है कानून में, जो लिखा गया है टैक्स के सिस्टम में, वो लोगों को इजीली समझ में आना चाहिए। अगर इजीली समझ में नहीं आएगा तो फिर लोग कंप्लाई कैसे करेंगे, लोग फॉलो कैसे करेंगे? तो तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? सिंपल होना चाहिए टैक्स का सिस्टम। चौथा, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ओपन सिस्टम होना चाहिए, लोगों को पूरी जानकारी मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई घपला हो, कोई करप्शन हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोगों के दिमाग में कोई क्वेश्चन हो। सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, ओपन होनी चाहिए। और पांचवा, एडमिनिस्ट्रेटिव ईज होनी चाहिए, कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम नहीं होना चाहिए। जब भी टैक्स सिस्टम की बात हो रही है, कोई अगर अपना टैक्स फाइल करना चाह रहा है, देना चाह रहा है, तो ये जो सिस्टम है ये एकदम ईजी होना चाहिए। ये 4-5 चीज़ें जब होती हैं किसी भी टैक्स के सिस्टम में तो उसे कहा जाता है गुड टैक्स सिस्टम। देखो, गुड टैक्स सिस्टम क्या होता है, आप अपने हिसाब से चीज़ें लिख सकते हो। फेयर होना चाहिए, एडुकेट होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव ईज होनी चाहिए। या आपके दिमाग में और चीज़ें आ रही हैं, जैसे चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था एडम स्मिथ के कैनन्स ऑफ टैक्सेशन के बारे में, 4 कैनन्स ऑफ टैक्सेशन के बारे में पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो। वो भी एक गुड टैक्स सिस्टम का हिस्सा है। तो आप अपने हिसाब से, अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से लिख सकते हो कि एक बेहतर टैक्स सिस्टम की क्या क्वालिटीज़ हो सकती हैं। किताब में जो दे रखी हैं वो अपन ने देख ली। फिर इसके बाद बात आती है टैक्स पेयर्स चार्टर के बारे में। बजट 2020-21 में बात की गई टैक्स पेयर के चार्टर के बारे में। बेसिकली इस चार्टर में बताया गया कि टैक्स पेयर के राइट्स क्या होते हैं और टैक्स पेयर की ऑब्लिगेशंस या फिर ये कहेंगे ड्यूटीज़ क्या होती हैं। टैक्स पेयर के राइट्स और टैक्स पेयर की ड्यूटीज़ के बारे में बातचीत की गई इस टैक्स पेयर के चार्टर में, जिसको अनाउंस किया गया था 2020-21 के बजट में। बेसिकली सरकार कोशिश कर रही है कि जो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन है, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, उसके बीच में और टैक्स पेयर के बीच में ट्रस्ट बिल्ड हो। ट्रस्ट बिल्ड कैसे होगा? जब टैक्स पेयर को पता होगा कि उसके राइट्स क्या हैं और टैक्स पेयर को पता होगा कि उसकी ड्यूटीज़ क्या हैं। अच्छा, टैक्स पेयर के राइट्स क्या हैं अंडर दिस चार्टर? बहुत सिंपल चीज़ें लिखी हुई हैं कि जब भी कोई टैक्स पेयर को मदद की ज़रूरत हो तो डिपार्टमेंट उसके साथ कर्टियस रहे, उसके साथ फेयर रहे, उसके साथ रीजनेबल रहे। जब भी कोई टैक्स पेयर डिपार्टमेंट के सामने जाए, डिपार्टमेंट मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सामने जाए, तो उसको ऑनेस्ट, उसको ईमानदार माना जाए, तब तक जब तक कि कोई रीज़न ना हो अदरवाइज बिलीव करने का। पहला इंस्टेंस ये होना चाहिए किसी भी ऑफिसर के दिमाग में, किसी भी अथॉरिटी के दिमाग में कि यार ये जो टैक्स पेयर है ये सच्चा है, ये ईमानदार है। इसके अलावा और क्या राइट है कि फेयर और इम्पार्शियल अपील का प्रोसीजर दो,
रिव्यू का मैकेनिज्म दो। अगर किसी टैक्स पेयर को कोई दिक्कत हो रही है तो इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ को इंश्योर करना चाहिए कि उसको फेयर और इम्पार्शियल अपील का प्रोसीजर मिले। जो टैक्स पेयर है उसको पूरी टैक्स कंप्लायंस पर्पसेस की जो भी इंफॉर्मेशन है उसको प्रोवाइड करो। कंप्लीट इन्फो फॉर टैक्स कंप्लायंस पर्पसेस, कि कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। जो भी जानकारी उसको चाहिए, जो भी कंप्लायंस रिलेटेड लॉज हैं उनकी जानकारी है, वो पूरी उसको मिलनी चाहिए, इजी लैंग्वेज में मिलनी चाहिए। कंप्लीट इनकम टैक्स प्रोसीडिंग्स इन टाइम बाउंड मैनर। अगर टैक्स पेयर अपनी ड्यूटी को फुलफिल कर रहा है तो अथॉरिटीज को भी ध्यान रखना चाहिए कि टाइम बाउंड मैनर में सारा कामकाज होना चाहिए, डिले नहीं होना चाहिए। एंश्योर करेक्ट कलेक्शन ऑफ टैक्स ड्यूज। डिपार्टमेंट या अथॉरिटीज को एंश्योर करना चाहिए कि जो लीगल, जो वाजिब, जो एक्चुअल में बनता है किसी का भी टैक्स ड्यू, उतना ही कलेक्ट किया जाए, किसी को हैरेस ना किया जाए, किसी को परेशान ना किया जाए। टैक्स पेयर की जो प्राइवेसी है उसको मेंटेन किया जाए। टैक्स पेयर जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है डिपार्टमेंट को, उसको कॉन्फिडेंशियल रखा जाए। एक प्रॉपर ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म होना चाहिए जहां पे कोई भी टैक्स पेयर आके शिकायत कर सकता है अगर उसको कोई दिक्कत है, और एक फेयर एंड इम्पार्शियल अप्रोच होनी चाहिए डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने की। सिंपल लैंग्वेज में अगर बोलें तो टैक्स अथॉरिटीज की या टैक्स डिपार्टमेंट की ये जिम्मेदारी है कि जो भी टैक्स पेयर है उसके लिए चीज़ों को इजी रखा जाए, उसके लिए सुविधाएं दी जाएं, उसको फेयर ट्रीट किया जाए, उसको ऑनेस्ट समझा जाए और उसको जितना हो सके उतनी मदद प्रोवाइड की जाए, उसको हैरेस ना किया जाए, उसको परेशान ना किया जाए। बदले में टैक्स पेयर के ऑब्लिगेशंस क्या हैं, टैक्स पेयर की एक तरीके से ड्यूटीज़ क्या हैं। टैक्स पेयर की ड्यूटीज़ क्या हैं कि एक तो जब भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की बारी आए तो पूरी कंप्लीट और ऑनेस्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए। टैक्स पेयर कोई घपला ना करे अपने एंड पे, जो भी जानकारी है, जो भी एग्जैक्ट फैक्ट्स हैं उन फैक्ट्स को अथॉरिटीज़ के सामने रखे। जो भी रिकॉर्ड्स हैं उन रिकॉर्ड्स को एज पर लॉ मेंटेन किया जाए। कानून जिस हिसाब से कहता है टैक्स फाइल करने के लिए, उस हिसाब से आप टैक्स को फाइल करो, उस हिसाब से आप अपने रिकॉर्ड्स को मेंटेन करो। अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कोई भी नोटिस आपके पास में आता है तो टाइम बाउंड मैनर में उस पर रिस्पॉन्ड करो। गलत है, सही है, अच्छा है, बुरा है, जो भी है, टाइम बाउंड मैनर में रिस्पॉन्ड करो और बताओ कि भाई एग्जैक्टली ये सिचुएशन है। अपना जो भी इनकम टैक्स ड्यूज हैं उनको टाइम पे पे करो एंड कंप्लाई विद फिलिंग रिक्वायरमेंट्स विद इन ड्यू डेट्स। जितनी भी ड्यू डेट्स हैं, जितना भी टाइम पीरियड दिया हुआ है, उसी टाइम पीरियड में आपके अपने टैक्सेस को आप फाइल करो, फिल करो। बेसिकली ये जो टैक्स पेयर चार्टर है इसमें ये बताया जा रहा है कि डिपार्टमेंट को कोशिश करनी चाहिए हर संभव हेल्प प्रोवाइड करने की। डिपार्टमेंट को कोशिश करनी चाहिए कि जो टैक्स पेयर है उसको हैरेस ना किया जाए, उसको परेशान ना किया जाए, उसको फेयर तरीके से, उसको ऑनेस्ट तरीके से ट्रीट किया जाए। बदले में चार्टर ये कह रहा है कि टैक्स पेयर की ड्यूटी है कि कोई करप्शन मत करो, कोई घपला मत करो, टाइम बाउंड मैनर में जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं उनको फाइल करो, अपना टैक्स पे करो और अथॉरिटीज़ और आपके बीच में एक ट्रस्ट बिल्ड करो। हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना ज़रूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप लाइक का बटन दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है, तो लाइक का बटन दबा दो। शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को, या जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, जो भी लोग इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं उनको शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अच्छा, हमने कुछ टर्म्स के बारे में पढ़ा, ये टर्म्स प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फिर हमने बात की टैक्स पेयर के चार्टर के बारे में, इसका भी आइडिया आपको होना चाहिए बिकॉज यूपीएससी का कोई भरोसा नहीं कब कहाँ से क्वेश्चन पूछ ले, तो इसका भी आपको फेयर आइडिया होना चाहिए। फिर इसके बाद एक छोटा सा लास्ट टॉपिक है फाइनेंशियल सीक्रेसी इंडेक्स। फाइनेंशियल सीक्रेसी इंडेक्स कब रिलीज किया गया? 2022 में रिलीज किया गया। ये जो फाइनेंशियल सीक्रेसी इंडेक्स है ये ऐसे जुरिस्डिक्शंस को, ऐसे कंट्रीज को रैंक करता है जो कि फैसिलिटेट करते हैं, जो कि मदद करते हैं इंडिविजुअल्स की इन हाइडिंग देयर फाइनेंसेस फ्रॉम रूल ऑफ लॉ। फॉर एग्जाम्पल, हमारे कंट्री का कोई इंडिविजुअल है, वो कुछ घपला कर रहा है, वो कुछ टैक्स को बचाना चाहता है, वो कुछ मनी को लॉन्डर करना चाहता है, तो ये जो फाइनेंशियल सीक्रेसी इंडेक्स है ये बताएगा उन जुरिस्डिक्शंस के बारे में, उन कंट्रीज़ के बारे में जहाँ पे लॉज ऐसे हैं जो कि मदद करेंगे इस इंसान की अपने फाइनेंसेस को छुपाने में फ्रॉम द रूल ऑफ लॉ। फाइनेंशियल सीक्रेसी का मतलब क्या है? ऐसे जुरिस्डिक्शंस जो कि फैसिलिटेट करते हैं टैक्स अब्यूज़ को, जो कि फैसिलिटेट करते हैं, जो कि मदद करते हैं मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह में।
ये जो फाइनेंशियल सीक्रेसी इंडेक्स है इसको रिलीज किया जाता है टैक्स जस्टिस नेटवर्क के द्वारा। टैक्स जस्टिस नेटवर्क जो कि इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल नेटवर्क है, इसको स्टैब्लिश किया गया था 2003 में। और ये जो फाइनेंशियल सीक्रेसी इंडेक्स है इसको शुरू किया गया 2009 में। इंपॉर्टेंट क्या है, फाइनेंशियल सीक्रेसी इंडेक्स कौन रिलीज करता है इसको? टैक्स जस्टिस नेटवर्क। कौन करता है? टैक्स जस्टिस नेटवर्क। ये एक इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल नेटवर्क है जिसको लॉन्च किया गया 2003 में। ये जो फाइनेंशियल सीक्रेसी इंडेक्स है इसको शुरू किया गया था, स्टार्ट किया गया था 2009 में। 2022 में जब ये इंडेक्स आया तो इस इंडेक्स को टॉप किया यूएस ने। किसने टॉप किया? यूएस ने। दूसरे नंबर पे था स्विट्जरलैंड, जिसका नाम आमतौर पे अपन सुनते हैं। टॉप किसने किया? यूएस ने किया। दूसरे नंबर पे स्विट्जरलैंड था। टोटल कंट्रीज कितनी है? 141 कंट्रीज थी। इंडिया की रैंक कितनी थी? 2022 में 36 थी। 2020 में इंडिया की रैंक कितनी थी? 47 थी। बहुत सिंपल। ये जो फाइनेंशियल सीक्रेसी इंडेक्स है इसमें 2-3 बेसिक चीज़ें याद रखो। एक तो कौन रिलीज करता है? टैक्स जस्टिस नेटवर्क रिलीज करता है। कब इसको शुरू किया गया था? इस टैक्स जस्टिस नेटवर्क को 2003 में लॉन्च किया गया था। इंडेक्स को पहली बार कब लॉन्च किया गया था? शुरू किया गया था 2009 में शुरू किया गया था। 2022 के इंडेक्स में टॉप पे कौन था? यूएस। और इंडिया की रैंक क्या थी? 36 थी। ये जितने भी इंडेक्स हैं, जितनी भी रिपोर्ट्स हैं, ये इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई न्यूज़ में बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रहा है तो उसकी तो डिटेल्स को याद रखो। बाकी जो आम तौर पे हैं उनमें सिर्फ इतना याद रखो, जैसे ये फाइनेंशियल सीक्रेसी इंडेक्स है तो इसको किसने रिलीज किया है? टैक्स जस्टिस नेटवर्क ने इसको रिलीज किया है। कम से कम इतना तो याद रखो। और इसके साथ आज की हमारी बातचीत खत्म हो गई। इजी सेशन था। इसमें जो इंपॉर्टेंट है, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये 4-5 टर्म्स। इसके अलावा थोड़ा बहुत ये टैक्स पेयर का चार्टर जो है इसके बारे में भी जानकारी रखो। और बाकी फाइनेंशियल सीक्रेसी इंडेक्स, इसमें सिर्फ इतना याद रखो कि इसको रिलीज कौन करता है? टैक्स जस्टिस नेटवर्क इसको रिलीज करता है। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।